विभव की परिभाषा क्या बताए? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। हो सकता है वो विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच हो, या फिर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। अनंत पर विभव कितना होता है? शून्य। इसका असली फार्मूला क्या था? यदि हम बिंदु ए से बी तक ले जाते हैं तो उसको बोला जाता करता है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू। और ये क्यू कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज यानी एकांक धनावेश। इस फार्मूले से हम इसका मात्रक भी ला लिए थे। और क्या पढ़ लिए थे हम? विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता विभव, है ना। तो आज फिर हमने क्या पढ़ा था? और कुछ पढ़ा था? हाँ, इतना ही पढ़ लिया था। टोटल 2 दिन हो चुके हैं इस चैप्टर को। विभव को प्रभावित करने वाले कारक पहले ही हो चुके थे। अब आता है आप लोग का आज परावैद्युत माध्यम। ठीक है, परावैद्युत माध्यम से शायद ही पेपर में कुछ आए। परावैद्युत माध्यम और परावैद्युतांक, है ना। परावैद्युतांक के बारे में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जिसको भूल गया हो, वीडियो डाला है, जाके देख लेना फोकट में। अब परावैद्युत माध्यम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। इसका मतलब क्या होता करता है? शुरू में भी थोड़ा सा बताया जा चुका है। जिनमें विद्युत का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। प्रवाह पड़ेगा लेकिन प्रवाह नहीं होता, है ना। जर्नली ये क्या होते करते हैं? कुचालक, है ना। इंसुलेटर, जैसे विद्युत रोधी कह देना चाहिए। जनरली ये क्या होते करते हैं? विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी है, उसमें करंट जो है वो चलेगा नहीं, लेकिन उसका प्रभाव पड़ जाता है। प्रभाव यानी हीट वाला इफेक्ट हम कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे होती है, इनके एग्जाम्पल क्या है? इनके एग्जाम्पल है जैसे हो गया मोम, कागज, धूप बदबूवारी भाई, लकड़ी, ठीक है। और पानी वगैरह को भी ले लिया जाता है माध्यम के रूप में। पानी वगैरह परावैद्युत नहीं है, लेकिन एज अ माध्यम हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, और क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं बुक में? इतना ही दिया हुआ है। मोम, कागज, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ तुमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है, एबोनाइट आदि होते करते हैं। ये बहुत सारे होते हैं। परावैद्युत माध्यम जनरली क्या होते करते हैं? कुचालक, विद्युत रोधी, कुछ भी बोल दो। मोम परावैद्युत है, कागज परावैद्युत है। पहले क्या था कि जब हम दो आवेशों के बीच बल लगाते थे तो कितना आता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये आ जाता था Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर आता था। ये दो आवेशों के बीच ये जीरो लगा है। जीरो का मतलब क्या है? ये एयर में है। ये कहाँ है? एयर में, ठीक है। वायु में या फिर निर्वात में, वैक्यूम में या तो हवा में। लेकिन अगर हम किसी मीडियम का लाना चाहते हैं तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, है ना। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है? किसी माध्यम का। ये हो गया किसी मीडियम का, ठीक है। और इसी आधार पर हमने एक वैल्यू लाई थी पहले परावैद्युतांक के लिए, है ना। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के लिए हमने क्या फार्मूला लाया था? ये आया था एप्सिलॉन m इक्वल टू होता है K इंटू एप्सिलॉन 0। ये लाए थे, जहां ये K ही क्या है? परावैद्युतांक। तो अगर हम K की वैल्यू लाते हैं तो यह आ जाता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। यही चीज क्या है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या बताता करता है? कि दोनों माध्यमों में लगने वाले बल का अनुपात। हम ये जानते हैं कि नॉर्मल बल ज्यादा कहाँ लगेगा? हवा में। किसी माध्यम में जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा? कम। जैसे हमको दौड़ना हो तो हम हवा में, हवा मतलब जैसे खुली जगह है अभी, तो इसमें हम दौड़ेंगे, बढ़िया से दौड़ लेंगे। लेकिन अगर हमको पानी में दौड़ना है, मोम है एकदम भरी हुई है, पिघली मोम, कागज भरा हुआ है, उसमें दौड़ोगे तो कैसे दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। बस यही याद समझना था। तो ये जो चीज होती है यही क्या कहलाती है? परावैद्युतांक। इसी को निरपेक्ष भी बोल देते करते हैं, निरपेक्ष सापेक्ष, उतना अपने को नहीं जाना है। बस इन दोनों में अगर वैल्यू रख दी जाए तो एफ की वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा? एफ की नहीं, एप्सिलॉन की। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? के। हमने वैल्यू किसकी रखी है? एप्सिलॉन की वैल्यू रखी है, और एप्सिलॉन 0 के आ गया। और ये Q1 Q2 तो है ही अपॉन R स्क्वायर। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या कर दूं? भाग कर दूं, तो भाग करने में मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, ये किसी मीडियम पर बल है ना, इसको FM बोल दें। FM, सुनते रहो। तो अगर दोनों का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 1/2 से कितना आएगा? F अपॉन F, इधर लिख दूं F अपॉन FM इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये बटे के बटे में कौन आएगा? के। पूरा कटेगा ना, तो बटे के बटे के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो के क्या है? हवा में लगने वाले बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, यही क्या कहलाता करता है? के। समझे? तो के बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। यही आप बताता है। जैसे मान लो कि हवा में किसी पर बल लग रहा था, कितना, मान लो
ऐसे ही हम इमेजिन कर लेते हैं कि हवा में कोई दो कण है, उनके बीच लगने वाला बल है मान लो कितना 80 न्यूटन। कितना है? 80 न्यूटन। अब उन्हीं को जब कहाँ रख दिया गया, मान लो पानी में, सॉरी कागज का कितना होता है, पानी का कितना होता है, इसके हाँ वही ले रहा हूँ, ठीक है 80 मान के चलते हैं। तो मान लो अगर हवा में रखें तो कितना बल लग रहा है, 80 लग रहा है। और अगर इन्हीं दोनों कणों को हवा की बजाय कहाँ रख देते, पानी में, तो इनके बीच कितना लग जाता है, 1 न्यूटन। तो जब इनकी के की वैल्यू लाते हैं तो कितनी आ जाती करती है, 80/1, यानी कितना आ जाता करता है, 80। बस ये न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो 80 इसका परावैद्युतांक हो जाएगा। समझे? तो परावैद्युतांक लाने का मतलब क्या होता है, हमें किसी हवा में बल या फिर वैक्यूम कह सकते हो, उसमें बल बटे किसी माध्यम में बल, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता करता है, परावैद्युतांक। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात नहीं बोला था क्या पिछली बार, क्लियर हो गई बोल के चुप हो गया। तो एक फार्मूला तो इसका ये है, तो हमें मेन फार्मूला यही याद रखना है, लेकिन हो गया ये वाला फार्मूला भी हम समझ सकते हैं। वाह ओल्ड मैन, मैंने अपनी भाषा सुधार ली है, अब मैं बुढ़ऊ नहीं बोलता हूँ, अब मैं ओल्ड मैन बोलता हूँ। फार्मूला 1 हो गया। एक फार्मूला हमने और देख लिया, K = क्या आ गया, किसी मीडियम में बल, ना एयर में बल अपॉन मीडियम में बल आ गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। एप्सिलॉन क्या है सबको पता होगा, ये क्या कहलाता करता है, विद्युतशीलता। ये क्या होता करता है, विद्युतशीलता। अब ये 0 वाला है तो निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता ये हो गया। तो यहाँ से हमने परावैद्युतांक भी क्लियर कर लिया। इसे क्या कहा जाता करता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? परावैद्युतांक क्या है, निर्वात या वायु में लगने वाले किन्हीं दो कणों के बीच, शुरू में ऐसे बोलते हैं ना, किन्हीं दो कणों के बीच निर्वात या वायु में लगने वाले बल और किसी भी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात, उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। और ऐसे माध्यम को परावैद्युत माध्यम कहते हैं। माध्यम क्या क्या हो सकता है, तो मोम हो सकता है, कागज हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है, सीमेंट हो सकता है। इसके अंदर 2 आवेश रख दिए। ठीक, इसी आधार पर कुछ चीजों का परावैद्युतांक लाया गया है ना। तो जब चेक किया गया तो सबसे पहले तो ये समझो कि कोई भी परावैद्युतांक चेक किया जाता है तो किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। हवा के सापेक्ष ही सारे परावैद्युतांक चेक होते करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसका लगे, ये फार्मूला सही लग रहा है ना? सही है, सही। तो अगर हम यहाँ नोट्स की बात करें तो हम जो पहला पॉइंट की बात करें, वायु के लिए के का होता है 1, है ना। वायु में है और नीचे भी वायु कर दो, तो मान लो हवा में 2 कण रखे थे 50 न्यूटन, फिर से हवा में रख दो, कितना लगेगा, 50 न्यूटन। दूरी वगैरह सेम रखो तो दोनों का अनुपात कितना आ गया, 1। याद रखना अनुपात वगैरह कभी 0 नहीं आते, क्योंकि ऊपर की वैल्यू 0 चाहिए उसके लिए, तभी 0 आएंगे। दूसरी बात क्या होता करता है, किसी भी पदार्थ का, पहले तो धातु का बोल दो, धातु का क्या होता करता है, अनंत होता है। धातु का क्या होता है, अनंत। माना ये जाता है धातु के अंदर 2 आवेश रख देते हैं, उनमें बल नहीं लगता, तो बट्टे में यहाँ मीडियम वाला बल क्या हो जाता है, 0। जब 0 हो जाता है तो पूरी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी, ऐसा माना जाता है। हवा में दोनों कणों में बल लग रहा है, और जब किसी माध्यम में रख दिए तो उनके माध्यम यानी धातु के अंदर 2 आवेश हैं, तो उसमें बल नहीं लगता, ऐसा मानते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तीसरी बात बता दी, किसी भी पदार्थ का क्या होगा, किसी भी पदार्थ का के > 1 ही होगा। और कुछ ऐसी नॉर्मल बातें जो पानी का होता करता है, पानी का कुछ जगह 81 दिया है, कुछ जगह 84 दिया है, कुछ जगह 80 दिया है। वो सबके यहाँ का पानी अलग अलग है ना, इसलिए हवा पानी बदल जाता है। और कागज वगैरह का दिया था अपनी एनसीईआरटी में, कहाँ गया, कागज का 4 होता है क्या, 4 या 5, कांच का 5 होता है ना। कांच का क्या होता करता है, 5 के समथिंग होता करता है ना, अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। अपने पेपर में कौन सा पूछ चुका है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। बाकी ये जब भी देगा तो न्यूमेरिकल अगर हमें देता करता है लगाने के लिए, तो उसमें वैल्यू गिवन होती करती है, गिवन यानी वैल्यू दी रहती करती है कि ये मान है इसका, ये मान रख के लगा दो। तो हमने किसके बारे में देख लिया, परावैद्युतांक के बारे में। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो गया। अब आता करता है परावैद्युत माध्यम। ठीक है, परावैद्युत माध्यम के कारण ये जो होते करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मतलब परावैद्युत माध्यम ही 2 प्रकार के होते हैं। ये जो होते करते हैं, ये लाइन की क्या जरूरत थी, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इसका पहला टाइप क्या होता करता है, ध्रुवीय परावैद्युत। ये सब कभी नहीं आए हैं, ये भी जानते हो ना कि वो जो मैं तुम लोग को बता रहा था, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है, तीव्रता नहीं, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव 0 होता है। आज तक नहीं आया है वो टॉपिक पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, शायद तुम्हारे पेपर में आ जाए,
चाहते हो आ जाए? अच्छा टॉपिक है। मैं तो चाहता हूँ 3 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए। 2 नंबर में दे सकते हैं वैसे। सोचो 2 नंबर में पूछते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक वाक्य में पूछो ये सब, एक वाक्य में अच्छे लगते हैं। ध्रुवीय ध्रुवीय परावैद्युत यानी ध्रुवित होते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो HCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने बुक में, थोड़ा देख के बताओ। HCl तो मेन रूप से याद रखना है। और क्या दिया हुआ है? NH3 अमोनिया, ठीक है। NH3 आदि होते हैं। इसके बहुत उदाहरण हैं, अपने को बस एक याद रखना है अच्छे से, HCl। ध्रुवीय यानी इनके दोनों ध्रुव क्या होते करते हैं? अलग अलग। अब विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन पर वेक्टर P होता है, यानी इनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इनमें एक और बात होती है, ये विषम परमाणुविक है, यानी दोनों अलग अलग परमाणु है ना। तो जब दोनों अलग अलग परमाणु तो इनका साइज भी क्या आ जाता है? अलग अलग। तो अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो ये हाइड्रोजन का केंद्र और ये क्लोरीन का केंद्र। तो ये क्लोरीन का साइज बड़ा, ये हाइड्रोजन का साइज छोटा। क्लोरीन में निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। और ये आयनिक यौगिक है। आयनिक यानी इसने अपना अवयव इसको दिया है, तो इसलिए इनके बीच क्या आ जाता करता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये माइनस से प्लस की ओर होता है ना, तो यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? इधर साइड। मतलब इनमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, ठीक है। ये कौन से हैं? ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब इनका प्लस अलग पाया जाता है, माइनस अलग पाया जाता है। अगर हम H2O की बात करें, H2O की बात करें तो O बड़ा सा होगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये O होगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH, ठीक है। ये निगेटिव होंगे, ये डबल निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। बस इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इनमें कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये कौन होते करते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत। इसके बुक में डेफिनेशन देख लो थोड़ी सी। बुक में सीधे सीधे लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग पाए जाते हैं। ये देखो, इसका धनावेश का केंद्र अलग है, ऋणावेश का केंद्र अलग, इन्हें क्या क्या देते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक। और क्या लिखा है? इनका प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ये देखो, विद्युत द्विध्रुव जैसे होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? दो समान किंतु विपरीत आवेश अत्यंत निकट रखे हो। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो द्विध्रुव नहीं बन गया? द्विध्रुव है तो उसमें आघूर्ण भी होगा। हाँ, बात खत्म। फिर आगे क्या लिखा है? नीचे हमने क्या कर दिया है? एक चित्र बनाया। सबसे पहली लाइन लिखी है, विद्युत क्षेत्र में की अनुपस्थिति में सभी अणु इस प्रकार बंद श्रृंखला बनाते हैं कि प्रत्येक परमाणु का धन ध्रुव एक दूसरे परमाणु के ऋण ध्रुव के संपर्क में रहता है। इस प्रकार सभी परमाणु क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण शून्य रहता है। किंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये क्या हो जाते करते हैं? एक दूसरे से अलग, धन ध्रुव एक तरफ, ऋण ध्रुव एक तरफ। यहीं से इंपॉर्टेंट लाइन है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रत्येक परमाणु का धन ध्रुव एक ओर और ऋण ध्रुव एक ओर, एक विपरीत ओर स्थापित हो जाता है। इस प्रकार यह एक ओर धनावेशित और दूसरी ओर ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत ध्रुवण कहते, परावैद्युत प्रेरण कहते हैं। ये ध्रुवीय परावैद्युत ऐसे ही होते हैं। ये जब नॉर्मल अवस्था में है तो ठीक है, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सब प्लस माइनस अलग हो जाते हैं। अगर प्लस माइनस की बात करें, ये मान लो कोई पदार्थ है, इसमें ये प्लस माइनस ऐसे ऐसे हैं, ऐसे हैं, सबका साइज अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पे मान लो ये प्लस है, माइनस है, 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 माइनस है, प्लस है, ऐसे हैं। ये कब है? ये विदाउट ई है, विदाउट ई यानी बिना विद्युत क्षेत्र के। मतलब इस अवस्था में अभी कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। अब जब हम इसमें विद्युत क्षेत्र रख देंगे, विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देंगे? प्लेट। तो इसी को अगर मैं ऐसे रखूं, इसमें जितने ये डाइपोल बना रहे थे, ये क्या बना रहे थे? एक प्रकार का द्विध्रुव। ये किसकी तरह बना रहे हैं? एक डाइपोल बना रहे हैं कि नहीं? अरे तुम लोग कैसे भी होश हो यार। डाइपोल का मतलब एक प्लस है और एक माइनस है। हाँ, तो ये क्या हो जाते हैं? जैसे विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, है ना, यहाँ पे वेक्टर ई है, तो विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये सगले क्या हो जाएंगे? ऐसे ऐसे फैल जाएंगे इधर साइड। अब ये प्लस में धक्का लगता है, ये वाला प्लस वाला इधर सबका, ये प्लस वाला सबका इधर, और माइनस वाला सबका इधर साइड। ये लो, तो क्या हो गए? संरेखित हो गए ना। अब इनका क्या हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल करते जाता है। अब इतने तो होते नहीं, ये तो अनंत है, यहाँ 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 अनंत होंगे, फिर ऐसे 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 पूरे होते करते हैं, पूरे होते करते हैं। तो इसमें ध्रुवण कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। अब ये तो समझ गए ना लोकल कैसे होता है। अब देखना, ध्रुवण या फिर प्रेरण कह दो, परावैद्युत प्रेरण लिखा था ना, यहाँ ध्यान से देखना। इसमें मान लो खूब सारे कण थे, खूब सारे कण थे इसमें।
तो पहली बात तो इसमें सबको हमें संरेखित कर देना है, तो ये ऐसे 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 हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, फिर ऐसे 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 ऐसे, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इतने में बंद कर दो। हाँ, ये आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम समझ गए प्लस चार्ज पर क्या लगता है, बल। तो जितने प्लस वाले थे सब धक्का खा के किधर मुड़ गए, इधर साइड। तो मतलब ये सब के सब क्या होंगे, प्लस। ये प्लस 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 होंगे, तो ये सब भी प्लस 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 प्लस, समझ गए। ये भी प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस, सब हो गए। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रेरण हो गया। ठीक है, अभी और बताते हैं प्रेरण क्या है। पहले चैप्टर में पढ़े थे ना प्रेरण, उसी तरह से यहाँ भी। और सब के माइनस किधर मुड़ गए, इधर साइड, यानी इन सब प्लेटों के माइनस इधर है, माइनस 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 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस, यहाँ भी माइनस 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 माइनस। अब ध्यान दो, ध्यान दो, इस वाले माइनस को देखो और इस वाले प्लस को देखो, क्या ये प्लस माइनस एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन, उदासीन कर दी। ये वाला माइनस देखो, ये वाला प्लस, ये भी पूरा उदासीन, ये भी माइनस, ये भी प्लस, ये भी पूरा उदासीन, लेकिन ये प्लस के लिए कोई माइनस है नहीं। तो इस प्लेट का इधर वाला सिरा क्या हो जाएगा, धनावेशित। ये पूरी प्लेट इधर साइड से क्या हो जाएगी, धनावेशित, और ये पूरी प्लेट का माइनस वाला सिरा इधर है, तो पूरी की पूरी प्लेट इधर साइड से क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। इसे कहा जाता करता है परावैद्युत प्रेरण। यही प्रक्रिया क्या कहलाती करती है, परावैद्युत प्रेरण। प्रेरण बोल दो चाहे ध्रुवण, कुछ जगह प्रेरण दिया, कुछ जगह ध्रुवण दिया। मैं यहाँ ध्रुवण को ज्यादा अच्छा शब्द मानूंगा। ध्रुवण का मतलब क्या है, पोलराइजेशन। इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये पोलर्स बना रहा है, पोल्स बना रहा है, यानी ध्रुवों का निर्माण कर रहा है ना। बाहर लाइट, ये ध्रुव का निर्माण कर दिया। देखो इधर साइड कौन सा ध्रुव बन गया, धन ध्रुव, इधर साइड कौन सा बन गया, ऋण ध्रुव। इसमें यही लिखा हुआ है, देखो जहां से मैंने बोला इंपॉर्टेंट लाइन, किंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है, यहाँ पे ई मैं बोल सकता हूँ, ई प्रेजेंट है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु, प्रत्येक परमाणु का धन ध्रुव एक ओर और ऋण ध्रुव उसके विपरीत ओर हो जाता है। इस प्रकार एक ओर धनावेशित और दूसरे ओर ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, परावैद्युत ध्रुवण भी बोल सकते हो, परावैद्युत प्रेरण भी बोल सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ मेरा मानना है ध्रुवण ही होना चाहिए, ज्यादा सही ध्रुवण ही। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मस्त था कि नहीं, हो गया सेम टू सेम यही अगले वाले में भी। जैसे ये अभी हमने ध्रुवीय परावैद्युत पढ़ा, अगला जो हम पढ़ेंगे क्या होगा, अध्रुवीय परावैद्युत। पहले ध्रुवीय परावैद्युत क्लियर करो। ध्रुवीय यानी ध्रुव में पाए जाते हैं, ध्रुव यानी एक प्लस और एक माइनस अलग अलग होता है, जैसे डाइपोल के रूप में दिख रहा है। ठीक है, HCl H2O NH3 आदि। ठीक, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पहले पाया जाएगा, नॉर्मल अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुप्पी बिल्ली। ठीक, अब एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि एक प्लस होता है एक माइनस, इसी कारण क्या कहा गया है, ध्रुवीय। अगले वाले में ऐसा नहीं होता, उसमें प्लस माइनस होता ही नहीं, तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें पहले से नहीं रहता है, अब बाद में तो नहीं रहेगा। तो इसको मैं मिटा दूं। ध्रुवीय परावैद्युत की परिभाषा क्या है, ऐसे परावैद्युत जिनका प्रत्येक परमाणु का धन आवेश और ऋणावेश के ध्रुव अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। परिभाषा एक बार देख भी लो, इसमें साफ साफ लिखी हुई है। इसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों को अलग, केंद्रों का क्या पढ़ रहा हूं मैं, केंद्र अलग अलग पाए जाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। और इनका प्रत्येक अणु, ये एक अणु बन गया, ये प्लस है माइनस, एक अणु बन गया, किसकी तरह व्यवहार करता है, डाइपोल की तरह, विद्युत द्विध्रुव की तरह। क्लियर है, आगे बढ़ें, इसको याद करिए, बस याद करने में मैं सरलता आपकी ला रहा हूँ। ठीक, यही सेम टू सेम कौन सा वाला हो जाएगा, ध्रुवीय परावैद्युत, है ना। तो ध्रुवीय परावैद्युत, अच्छा ध्रुवीय ही पढ़ा रहा था, अध्रुवीय आएगा, भावनाओं में इंसान बह जाता है बच्चों। अब नंबर 2 आएगा अध्रुवीय परावैद्युत। ये सब पेपर में आज तक नहीं आए हैं। बात ये है कि हम पढ़ाते इस चैप्टर में बहुत सारा है, आता क्या ही है, क्या बताएं। न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल अच्छा आता है इस चैप्टर में, बहुत सरल न्यूमेरिकल। आगे तुम लोग चलोगे तो पता चलेगा। शुक्र मनाओ, थर्ड चैप्टर में कम संख्या में न्यूमेरिकल दिया है। अध्रुवीय परावैद्युत का मतलब है इसके ध्रुव अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, जो धन आवेश और ऋण आवेश, प्लस और माइनस अलग
नहीं पाए जाते, बल्कि क्या होते करते हैं, संपाती। क्या होते करते हैं, संपाती। संपाती का मतलब तुम समझ सकते हो एक ही पात में, या फिर समझ सकते हो प्लस के ऊपर ही माइनस, ठीक है, प्लस के ऊपर ही माइनस पाए जाते करते हैं, या फिर समझ सकते हो एक ही पात में। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते करते हैं। अरे बस तुम ये बोल देना, संपाती यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। अध्रुवी में सिर्फ इतना बोलना है, जिसके धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग नहीं पाया जाता है, वो अध्रुवी परावैद्युत। तुम लोग इसीलिए हंस रहे थे क्या? नहीं देखे तो कहाँ देखते हो? मैं कुछ बोला, यही है, देख लो अभी, फिर इसी को समझाया करो क्लास में। तो वही तो मैं भी बोला, हंसा का है, हंस देता है तो लोग गलत समझते हैं। संपाती होता करता है, संपाती के एग्जाम्पल क्या होते करते हैं, जैसे H2 हो गया, N2 हो गया और O2 हो गया, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आदि होते करते हैं। इनका विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसा होता है चित्र? अब अगर मैं O2 बनाऊं तो तुम जानते हो O डबल बॉन्ड O बनता है, और दोनों का साइज भी कैसा होगा, सेम। हाइड्रोजन तो ओवरलैपिंग से ही बनता है, होता है ना। ये देखो एक ही लाइन में दोनों हैं। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई के अलावा और कहाँ रहता है? तुम लोग कोचिंग पढ़ने आते हो ना, तो पढ़ाई भी किया करो, वो बात तो अलग है, घूमने भी आते हो। ये दोनों क्या है? अरे हाइड्रोजन दोनों एक पात में है, इसलिए इनको संपाती कहा जाता है। बात खत्म। अब हमें यह समझना है कि ये संपाती तो है, लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा कि नहीं होगा? द्विध्रुव आघूर्ण, क्या ये द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा? क्या ये द्विध्रुव होगा? ये एक डाइपोल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आवेश समान है, दोनों प्लस चार्ज वाले, दोनों सहसंयोजी बंध बनाए। पिछला वाला सहसंयोजी बंध नहीं बना रहा था, बना भी रहा था, लेकिन एक प्लस था और एक माइनस था। हाँ, एक प्लस एक माइनस तब होता है जब कोई एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन दे, एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन न दे। वैसे लाइट ना देता तो इसकी आधी बैटरी बच जाती। आखिर ये भी बैटरी ही खाता होगा। अब यहाँ पे बिना इसके अनुपस्थित में क्या होते करते हैं, ये ऐसे होते करते हैं। हम लोग इसको मॉडिफाई कर दें, है ना। इसमें इसके प्लस और माइनस दोनों कैसे पाए जाते हैं? साथ में, एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में आप तभी समझेंगे जब आप इसका 3D वीडियो देखेंगे। 3D वीडियो देखना है तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा बस। बाकी ये वाला प्रोसेस सेम है, इसमें भी विद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा, तो ये जो प्लस माइनस साथ में रखे हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। अच्छा, तुम प्लस माइनस का मतलब समझते हो ना? माइनस इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस क्या होता है? इस वाले में धनावेशित परमाणु, उस वाले में जो पहला था मतलब ध्रुवी वाला, उसमें तो माइनस परमाणु अलग था, प्लस परमाणु अलग था। इस वाले में अलग। बस इसका भी पढ़ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में शायद यार आ जाए तब कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें लिखा है ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। संपाती का मतलब एक ही लाइन में या फिर एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। और ये भी लिख सकते हो कि जब बिंदु अलग अलग नहीं पाए जाते। फिर आगे क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका प्रत्येक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये पेपर में आएगा। देखो, जब द्विध्रुव ही नहीं है तो द्विध्रुव आघूर्ण कहां से होगा, है ना। द्विध्रुव होता जब प्लस माइनस होता, दो समान किंतु विपरीत आवेश अत्यंत निकट होते तो द्विध्रुव आघूर्ण होता। यहाँ पहले ही लिख दिया मैंने, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यानी जब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या आएगा, शून्य आएगा। बात खत्म। द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। पहले तो परिभाषा को फॉलो करें तो द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या होता है, शून्य। यहाँ पे हमें याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात, इसका वेक्टर पी क्या होता करता है, 0। यहाँ पे लिख देंगे विदाउट। इसमें क्या बोला है फिर आगे कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका प्रत्येक परमाणु उदासीन रहता है, जो कि हमें दिख भी रहा है। क्यों उदासीन रहता है? क्योंकि प्लस माइनस साथ में है, उदासीन। पिछले वाले में भी यही था, किंतु विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर दोनों केंद्र विस्थापित होकर अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक अणु में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। इस साथ में मतलब ये वाला क्या होता है, समपरमाण्विक होता है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, समपरमाण्विक। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस टाइप का ही है। बहुत तबीयत खराब लग रही है। यहां से टॉपिक हो गया डन। किसी को कोई दिक्कत? क्या हुआ?
किसी कोई दिक्कत इस टॉपिक में? ये था परावैद्युत माध्यम। ठीक है, इसमें ध्रुवण में एक और चीज आपको पढ़ाई जाती करती है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र देखूं, विद्युत क्षेत्र दो हिस्सों में बटेगा, ध्यान से देखो। एक विद्युत क्षेत्र हम बाहर लगाए हैं, अच्छे से देखना, एक विद्युत क्षेत्र कहाँ लगा है? बाहर लगा है। अब एक अंदर तरफ विद्युत क्षेत्र बन जाएगा ऑटोमेटिक। इधर साइड वाली प्लेट अगली क्या हो गई? धनावेशित। इधर साइड वाली अगली प्लेट क्या हो गई? ऋणावेशित। तो धन से ऋण की ओर क्या चलने लगेगा? एक नया विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, इसमें ऑटोमेटिक हो जाता है एक विद्युत क्षेत्र। इसको अगर बोला जाए तो ये एक्सटर्नल होता है और ये होता करता है इंटरनल, समझे? ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है और एक इस पदार्थ के अंदर, इसमें अंदर की ओर आ जाएगा। यहीं पर मैं बना देता हूं, बल्कि इसमें एक नया विद्युत क्षेत्र बन जाएगा ई इंटरनल, जिसकी दिशा किधर साइड होगी, समझ गए? बस इसीलिए किसी भी चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कहते हैं कि नहीं कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है? उसका कारण क्या है? क्योंकि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है और उसी तीव्रता का एक उसके अंदर विद्युत क्षेत्र बन जाता है, समझ गए? जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अंतर वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर है, किंतु दिशा क्या है? विपरीत। बाहर वाला इधर हम लगाते हैं, अंदर एक इधर, ऑटोमेटिक बन गया है। तो एक दूसरे क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो जैसे अगर मैं कोई प्लेट ले लूं, एक मान लो ये प्लेट है, तो प्लेट पर ध्रुवण हुआ, ये विद्युत क्षेत्र था, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? इधर साइड क्या आ गया? प्लस 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 चार्ज, और उतना ही इधर साइड क्या आ गया? माइनस माइनस चार्ज। लेकिन इसमें प्लस से माइनस की ओर क्या चलेंगे? अंदर की ओर भी बल रेखाएं चलेंगी कि नहीं? तो ये बाहर जो हमने लगाई है ये ई एक्सटर्नल कहलाया, और ये जो अंदर लगाया ये ई इंटरनल कहलाया, इसकी दिशा इधर साइड से। तो अगर मैं ई नेट लाऊं यहाँ पे, तो ई नेट क्या आ जाएगा? वेक्टर ई एक्सटर्नल प्लस वेक्टर ई इंटरनल। अब दोनों की दिशा क्या है? विपरीत, लेकिन परिमाण क्या है? समान। यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जो ई एक्सटर्नल है इसका मॉड और ई इंटरनल इसका मॉड, दोनों क्या आएगा? सेम। सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए क्या आ जाएगा? जीरो। तो इससे क्या पता चलता है? किसी भी चालक के अंदर आवेश शून्य होता है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, इसलिए आवेश शून्य। आवेश शून्य क्यों है? क्योंकि हमने देखा था ऐसे ऐसे, अगर हम ज्वाइंट देखें, जितने ज्वाइंट थे सब एक दूसरे को क्या कर दिए थे? उदासीन। जितने प्लस थे उन्हीं के बगल से कौन चपका था? माइनस। है, सकरी जैसे रहती करती है ना, सकरी में ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। ये सिरा खा लिए, ये सिरा खा लिए, एक तो एक तरफ प्लस हो जाता है एक तरफ माइनस, और एक तरफ प्लस हो जाता है एक तरफ माइनस। इसी प्रक्रिया क्या कह देते हैं? ध्रुवण, परावैद्युत ध्रुवण। बस ध्रुवण से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन आता करता है, ध्रुवण सदिश, जो इस साल ऑब्जेक्टिव में आया था, जो कि पिछले साल मेरी बुक में नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर दिए, दिमाग लगाते बन जाता। पहला या दूसरा ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव आया था 2024 में, वो आया था ध्रुवण सदिश से रिलेटेड। इसको ध्रुवण भी बोल देते हैं या फिर क्या बोल दिया जाता है? ध्रुवण सदिश। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता करता है पोलराइजेशन वेक्टर। ये अभी तक देखने को नहीं मिला था और ये 2024 में देखने को मिल गया। पार्ट जहाँ खत्म हुआ है वहां पीला पीला नोट डला है, वहीं पे आ जाइए। पार्ट क्या, 2 पन्ने में तो खत्म हो जाएगा। बुक लिए हो? हाँ, तुम उसमें नहीं देख सकते बुक में, क्योंकि तुम्हारी बुक में है ही नहीं ना। है, आपको एक ध्रुवण सदिश दिख रहा है। ध्रुवण सदिश की परिभाषा बहुत विचित्र है। पता है ये क्यों आया? पता है ये क्यों आया? क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है और बहुत स्वच्छता के साथ लिखा है। ठीक है, चैप्टर हो जाएगा तो जब एनसीईआरटी का सवाल लगवाऊंगा तो एनसीईआरटी में सब इंपॉर्टेंट टिक करा डालूंगा। पहला चैप्टर के तो पहले ही करा दिया था, है ना, दूसरे चैप्टर का बस कराना। तो पोलराइजेशन वेक्टर होता करता है एकांक आयतन पर उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव आघूर्ण ही कहलाता करता है ध्रुवण सदिश। इसको दर्शाते किससे हैं? वेक्टर पी से। इस साल ऑब्जेक्टिव आया था लेकिन फिर भी गलत कर दिए। अब तुम बोलोगे गलत कैसे कर दिए? ये बताओ कि मान लो अभी तुम नहीं जानते इसको, ठीक है, एक सेकंड, मान लो तुम अभी इसको पढ़े ही नहीं हो। जिंदगी, वाह बहुत ही साथ, क्या पेपर सबसे पहले मिल गया? हाँ, क्वेश्चन आया था किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ध्यान से देखना, बहुत सरल था क्वेश्चन। क्या है? किसी पदार्थ का, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी है,
जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ABCD बोल रहा हूं मैं। विद्युत क्षेत्र, ध्रुवण, विभव, विद्युत धारिता। विद्युत क्षेत्र, ध्रुवण, विभव, धारिता। हाँ ये था। और ये स्कूल का कोई बंदा सही करके नहीं आया, जिसका तुक्का लगा शायद। तुम्हारे स्कूल के टॉपरों का भी यही गलत था। बस बुद्धि लगाते बन जाता, बुद्धि नहीं लगाए, जल्दबाजी कर दी है। ये समझो कि हमें प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन यानी v का क्या होगा, भाग होगा। उसमें क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी यहाँ पे क्या होगा, p। ये पूछा है, मतलब ये सूत्र बनाया हमने, प्रति एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण। ये सूत्र बनाया कि नहीं? ये सूत्र किसका है यहाँ से? क्या ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है? हमने तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र पढ़ा है, E=F/Q। क्या ये विभव का सूत्र है, V=W/Q? इसके अलावा क्या पढ़े हो? एक और पढ़े थे, E= क्या पढ़े थे, V/R पढ़े थे। तो ये ना तो V/R यहाँ मैच हो, ये ऊपर से आयतन है, ना तो विद्युत क्षेत्र में आयतन दिखा, ना विभव में आयतन दिखा। C बराबर क्या होता है, Q/V। ये भी वोल्टेज है, यहाँ भी आयतन नहीं आया। तो ना तो आयतन यहाँ दिखा, ना तो आयतन यहाँ दिखा, ना तो आयतन यहाँ दिखा। इसका सूत्र पता नहीं है, तो यही टिक करेंगे, है ना। लो ऑब्जेक्टिव बन गया, समझे। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉमन सेंस का था। मान लो जैसे कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग नहीं पढ़े, इसीलिए कहता हूं एक चीज पढ़ के जाइए, उसका नाम क्या है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ोगे, टेढ़ी टेढ़ी लाइनों को टिक करो, पेपर में वही सब आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये क्या ऑब्जेक्टिव कठिन था? ये दिमाग वाला था। ऐसे तुम भी पेपर में जब जाओगे तो कुछ हो सकता है क्वेश्चन तुमसे ना बने, वहां पे एक मेथड लगाया जाता है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब है कि जो है उसको एलिमिनेट करो, जिसका पता है उसको एलिमिनेट करते जाओ। इसका परिभाषा जो बनी इसके सूत्र से, यहाँ बोला गया किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ही ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब क्या करें, द्विध्रुव आघूर्ण ही है, इसलिए दोनों को मैं ऐसे दर्शा रहा हूं। परिभाषा तुम देख सकते हो, किसी परावैद्युत माध्यम में बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, वो मैंने शुरू में स्टाइल हमारा है, बाकी सारी चीजें परावैद्युत माध्यम है, जैसे लकड़ी, मोम, कांच, ये सब है। और क्या बोला है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। अब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा तब तक ये प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण प्रति एकांक आयतन में प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या है, प्रति, अरे वाह, प्रति एकांक आयतन में प्रेरित वेक्टर पी, है ना। अरे लिख दो यार, द्विध्रुव आघूर्ण, यही है इसकी परिभाषा। अब आ चुका है तो अब शायद ही आए, आने की उतनी संभावना नहीं है, कुछ क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो प्रति एकांक आयतन का मतलब हो गया अपॉन भी, और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ये पी होता है, और इसको भी दर्शाना किससे, वेक्टर पी से। ये इसका फार्मूला बन गया, बन गया, बन गया ना। अब इसमें कुछ कुछ और फार्मूले लगाए गए। तो सबसे पहले तो तुम्हें द्विध्रुव का फार्मूला पता है, क्या होता है, एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ऐसी भी का भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है, जिसमें दूरी आए, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्या ये विभव है? मैं जानबूझ के उठपटांग पूछ रहा था ताकि कोई बताओ W/Q। ये आयतन है, ये क्या है, आयतन, प्रति एकांक आयतन। अब तुम जानते हो चूंकि P क्या होता करता है, एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मान लो D है, और आयतन बराबर हमेशा होता है, समोसा बोलते हैं, क्षेत्रफल। बहुत दिन से समोसा नहीं खाया। अबे यार, क्षेत्रफल गुणे दूरी, है ना, क्षेत्रफल गुणे दूरी, एकांक आयतन की बात हो रही है। तो इसको हम अगर रख दें तो यहाँ पे वेक्टर P क्या आ जाएगा, Q इंटू डी अपॉन क्षेत्रफल इंटू डी। डी क्या है, दूरी, क्षेत्रफल को दूरी बढ़ा दो तो वही आयतन बन जाता है। जैसे कमरा है, इस फर्श का क्षेत्रफल लाओ और ऊंचाई में गुणा कर दो, तो क्षेत्रफल लाए, और ये क्षेत्रफल कितनी दूरी तक ले जाना है, ये क्षेत्रफल इतनी दूरी तक ले जाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें गुणा कर देंगे। वो जो तीन भुजाओं का गुणा करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसमें दो भुजाओं को हम क्षेत्रफल कह देंगे और एक भुजा बची, समझ गए।
हाँ, थोड़ा मैथ भी समझना। कुछ लोग ये मान के बैठे कि हमको समझना ही नहीं है, उन लोग का चेहरा ही बोलता है कि उनको समझना ही नहीं, इसीलिए उनको पता नहीं कैसा लगता है पढ़ाई। इतनी नॉर्मल सी पढ़ाई है, तुम लोग को कठिन लगता है ये सब? मैथ वालों से बात कर रहा हूँ, अगर कठिन लग रहा है कसम से तुम्हें सल्यूट है मेरा। क्यों लिए थे फिर? आर्ट लेते तो तुमको बहुत कठिन लगता। उसमें भी बोलते ये क्या मैं युद्ध पढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूंगा इन लोग का युद्ध पढ़ के। प्राचीन भारत पढ़ाने लगेंगे तब तो बेहोश ही हो जाओगे। वहां तो ये नागर शैली, ये शैली, वो शैली में मंदिर बने। क्यों अपने देखा देखा सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। ये है पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, यही है पृष्ठीय आवेश घनत्व। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा। बस यहाँ P लगाना होता है क्योंकि पोलराइजेशन के बाद आया है। सिग्मा P का मतलब ये पोलराइजेशन के बाद आया है। कोई दिक्कत? तो ये इसका फार्मूला बन गया। परिभाषा यहाँ से बनी है, आपकी एनसीईआरटी में सूत्र ही नहीं दिया है, पता नहीं कौन लिखा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सूत्र नहीं दिया है, केवल एक लाइन की परिभाषा लिखी हुई जो यहाँ पे बोर्ड में लिखी हुई है। प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है, पहले से नहीं था, बाद में आया है। क्या हुआ और क्या ही बोल सकते हो। तो P इक्वल टू क्या आ गया, P अपॉन V। थोड़ा सा डाउट आता है देख के, लेकिन अब क्या ही कहें। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि एकांक आयतन यानी V की वैल्यू कितनी ले लेनी है, 1। तो V की वैल्यू 1 ले लोगे तो वही आएगा। बस ये फार्मूला कहाँ से आया मैं ये बता रहा था, बुक में तुम्हें दिख जाएगा, लाइन से दिख रहा है। नीचे एक और परिभाषा दिया हुआ है इसी प्रकार करके दिया है ना, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं ये कैसे आया है। ठीक, जैसे मान लो कोई पदार्थ है, पदार्थ को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे तो इसमें क्या आ जाता करता है, इसमें ध्रुवण आएगा तो इधर साइड क्या आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, इसमें क्या आएगा, माइनस 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 माइनस। बस थ्योरी समझनी है इसकी कि ये 3 हिस्सा कर लो, बल्कि इसको ऐसे ही काट लो, तो ये एक हिस्सा इधर हो गया, एक हिस्सा इधर चार्ट हो गया, एक हिस्सा इधर चार्ट हो गया। समझे? एकांक आयतन की बात की गई, एकांक आयतन में जितना P बन रहा है, P इसका भी है, मतलब इसका भी P है, इसका भी P, इसका भी P, इसका भी P, चारों का P अगर हम लाएं तो वही क्या कहला जाता करता है, ध्रुवण सदिश। क्लियर हो गया? और दिशा क्या होगी, दिशा इसकी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किधर आ रही है, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ऋणावेश से धनावेश इधर है ना, है मतलब जो अंदर उत्पन्न हो रहा है, पहले नहीं था, अंदर उत्पन्न हुआ, अंदर जो उत्पन्न हुआ वो किसके कारण हुआ, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। तो परिभाषा क्या लिखो, परावैद्युत माध्यम में बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। ये परावैद्युत माध्यम था, मान लो कांच है पूरा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण एकांक आयतन में 3 है पूरा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस जगह का द्विध्रुव आघूर्ण लाओ, कैसे लाओगे, यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, जो भी आएगा वो बाद में देखा जाएगा। तो बस यही यह बताना था कि ये क्या कहलाता है, बन जाएगा, परिभाषा लिखते बन जाएगी, अगर आ गई तो, आने का चांस कम है, एक बार जो चीज आ जाती नहीं आती करती। इसी प्रकार नीचे दिया हुआ है थोड़ा सा हाई लेवल की, जो कि एनसीईआरटी में शायद दिया है, इसमें लिखा है इस प्रकार, क्या लिखा है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन द्विध्रुव आघूर्ण उसका ध्रुवण कहलाता है, इसका मान बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ही उत्पन्न हुआ था, ये जो किसी पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, ये कौन सा वाला है, प्रेरित वाला है, ये पहले से नहीं था, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण। इसलिए बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है यानी जितना ज्यादा बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा उतना ज्यादा इसके अंदर ध्रुवण होगा और उतना ज्यादा ध्रुवण सदिश आएगा। समझे? जितना ज्यादा ध्रुवण, अब याद रखना ध्रुवण कभी भी एकदम 100% नहीं होता, जब ध्रुवण होता है तो इसमें एकदम फिटम फिट नहीं आता है। अब जैसे हम समझ रहे हैं कि सबका द्विध्रुव आघूर्ण इधर ऐसे बन जाएगा ना, सबका द्विध्रुव ऐसे नहीं होगा कि एकदम संरेखित हो जाए, ये ऐसे नहीं होता है, हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कुछ कुछ सीधे रहते हैं, कुछ कुछ टेढ़े रहते करते हैं, ये ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। समझे? ये लगभग सीधे हो जाते हैं सब। अब ये किसकी दिशा है, द्विध्रुव आघूर्ण की। मान लो इधर माइनस था, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, होंगे ना, तो माइनस से प्लस की ओर क्या बनती है, दिशा। अरे जैसे चुंबक वाले में पढ़ाया था तुम्हें, तो पहले ये वाला सीखो तब तक चुंबक वाला पल्ले पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज, इधर से इधर क्या लग रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ऐसे सब में तो सबके ये द्विध्रुव आघूर्ण बना दिया हमने। ठीक है? ये कब है, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, एकदम 100% नहीं होता है, उतना एक्यूरेट नहीं आता, काम चला हुआ जाता करता है। कोई दिक्कत? तो ये हो गया ध्रुवण वाला टॉपिक यहाँ से खत्म।
एक लास्ट में बात लिखी हुई है कि इसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे एक काई आ गया है ना, तो जब इसको लिखा गया तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखने लगा, P प्रोपोर्शनल क्या बता दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये कौन सा वाला है, एक्सटर्नल। बाह्य विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा करोगे P का मान उतना ही ज्यादा होगा। P कौन सा है, ये प्रेरित है, ये इंड्यूस्ड है ना, पहले नहीं था, बाद में आया है। तो अगर इसका प्रोपोर्शनल हटाया गया तो क्या क्या मिल गया, यहाँ पे एक तो एप्सिलॉन आएगा ही विद्युत क्षेत्र के लिए, और यहाँ पे एक काई आ जाता है, ठीक है, और ये आ जाता है ई एक्सटर्नल, एक ये फार्मूला बनता है, ठीक। यहाँ पे काई क्या है, इसको कहा जाता करता है प्रवृत्ति, क्या लिखा है, विद्युत प्रवृत्ति, ठीक। इसका कोई मात्रा कोत्रक नहीं होता, ये बस लक्षण है एक। तो यही सेम चीज तुम्हें आगे चल के भी मिलेगी जब हम कहाँ आ जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े, यहाँ भी आया है काई, इसको विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, और इसके बारे में एनसीईआरटी में ज्यादा लिखा भी नहीं है, सीधे बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में सीधे लिख दिया है कि यह किसी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अभिलक्षण है, परावैद्युत माध्यम का अभिलक्षण है, ऐसे लिखा है, देख लेना। बाकी कोई जरूरी चीज नहीं, जरूरी चीज ऊपर वाली थी जो हमने बता दी, ये लाइन कि विद्युत क्षेत्र की, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया, यहां से तुम्हारा परावैद्युत वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब बस उसे घर में थोड़ा सा क्या करो, रिवाइज करो, तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। चालू है, बस एक चीज और देख लो यहाँ पे फटाक से, जो विद्युत स्थिति जो, अच्छा इसको अगले दिन बता देते हैं, ठीक, थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये सब कभी नहीं आए वाले क्वेश्चन है, जो पढ़ रहे हो तुम, कभी नहीं आए। आता क्या है, वही 2-3 क्वेश्चन पलटा 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 के देता है। एक चैप्टर से कम उसको 10-10 क्वेश्चन देने चाहिए। अब 6 घंटे का टेस्ट ले, 6 घंटे क्या है, कुछ नहीं है, बच्चे लिख लेंगे टेस्ट पेपर। अरे सरकार को लेना चाहिए, 6 घंटे पेपर कर दे, हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन तो दे ही, आराम से हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव कर दिया करे, 5 लिखने वाले, बहुत अच्छा रहे भाई। सीधे तुम्हारे 14 पंचे 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन क्या है, 1 घंटे के लिए क्या है, कुछ नहीं है। कल पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुछ अलग नहीं है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा में आवेशों को दूर ले जाने अथवा पास लाने में किया गया कार्य, 1 बिंदु आवेश के लिए, 2 बिंदु आवेश के लिए और 3 बिंदु आवेश के लिए, ठीक। कल हम लोग का इंट्रोडक्शन आ जाएगा धारिता वाला, ठीक है, और कोशिश करेंगे 2 दिन में चैप्टर क्या हो जाए, चुक्की एंड बिल्ली। यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद। कितना बढ़िया वीडियो था ना।